एक बुजुर्ग महिला जो अपने घर से एक छोटे से रोशनदान से बाहर की तरफ झांक रही थी। वो देखती है कि बहुत सारे लोग जो उसके घर के सामने से एक अलग तरह के चेहरे के लोग और आगे की तरफ बढ़े ही जा रहे हैं और उनके पैरों की आहट उस बुजुर्ग महिला के परिवार के सदस्यों को भी सुनाई दे रही है। वो महिला डरती है, जल्दी से धीरे से एक कपड़ा उठाती है और उस रोशनदान को कपड़े से ढक देती है। हर खिड़की दरवाजे को धीरे से चुपके से बंद करके और एक कोने में बैठ जाती है और अपनी बहू और अपने पोते से कहती है, आवाज मत करना, अगर तुम्हें बचना है तो। ये बहुत बला है, बहुत बुरी चीज है, लेकिन मामला यहीं पर नहीं थमता है। ये बुजुर्ग महिला उस रात से दो तरह की जुबान में बात करने लगी थी। कभी ये हंसती थी, कभी अजीब तरह की आवाज निकालती रहा करती थी, कभी कभी तो जमीन पर बैठी हुआ रहा करती और जब इसका पोता आया करता उसके बाल खुले हुआ करते थे और एक अजीब सी गड़गड़ाहट गले से निकालती रहा करती थी। एक महीने के अंदर इस महिला को बुखार आया। हंसना, रोना, चीखना, चिल्लाना। घर वालों ने हर इलाज जो संभव से संभव था उस इलाज को कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आराम नहीं लगता है। और जो रात को इसने देखा था, एक महीने उसी रात को यानी एक महीने के बाद उसी तारीख को ये बुजुर्ग महिला इस दुनिया से चली जाती है। अब सवाल ये बनता है, कौन था उस दिन रात को? कौन थे इतने सारे लोग जिनकी पैरों की आहट सुनाई दे रही थी लेकिन पता नहीं था क्या हो रहा था? उस बुजुर्ग महिला के साथ क्या हुआ? क्यों वो ऐसे इस दुनिया से चली गई जबकि उसका जाने का वक्त नहीं था? लगता था कि अभी तो बहुत ज्यादा जिएंगी। आज इस घटना को जब आप सुनोगे तो बहुत सारी चीजों पर यकीन होगा, भरोसा होगा। दूसरी बात, उन लोगों के आंखों से पट्टी हटा देना चाहती हूँ जो लोग ये कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। ये सच्ची घटना, आपको इसके बारे में बताना है मुझे और आपको लेकर चलना है हिमाचल की वादियों में। हिमाचल एक ऐसी जगह जहाँ की खूबसूरती को आंखों को ठंडक देती है और जी करता है कि निहारते रहें। दोस्तों, यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार में एक 16 साल का सत्ते रहता है और सत्ते की माँ का नाम पुनिया होता है। सत्ते की एक दादी होती है। आजाद हिंद फौज जो थी, बहुत साल पुरानी बात है, आजाद हिंद फौज यानी जिस फौज ने हमारे देश को आजाद करने में बहुत सहयोग दिया था, आजाद हिंद फौज में इस सत्ते का जो 13 साल का है, इसके पिता उस फौज में ही काम किया करते थे। तो यहाँ पर सत्ते के पिता रहते नहीं है। हिमाचल में सत्ते अपनी दादी, अपनी माँ और एक लौता बेटा अपने माँ बाप का था और इनका घर ऐसी सुनसान जगह पर था कि जो ग्रामीण इलाका था वो इनसे काफी दूर पड़ जाता है, लेकिन मजबूरी थी यहाँ पर रहने की। और आपने कभी कभी देखा होगा, पहाड़ी जो इलाके होते हैं उनका एक घर यहाँ तो एक घर वहां होता है, दूसरा घर वहां, तीसरा उससे ऊपर रहता है। ये आप भली भूत जानते हैं, जहां पर थोड़ा सा ऐसा इलाका होता है जहां पर बसावट लोगों की कम होती है। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। आजाद हिंद फौज में जो पिता थे उसका इंतजार किया जाता था। इस घर की जो बुजुर्ग महिला थी, पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी, यानी सत्ते और पुनिया के दोनों जने की जिम्मेदारी इसी बुजुर्ग महिला के कंधों पर थी और ये इस घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अब एक दिन करीबन रात को ऐसा होता है कि सत्ते को बाथरूम आती है, यानी इसको बहुत जोर से रात के वक्त बाथरूम लगती है। ये डरता है, इसे डर बहुत लगा करता था। ये अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे बाथरूम करना है। माँ ने कहा कि बेटा, बाहर नहीं ले जाऊंगी, यहीं पर बैठकर कर लो और मैं सुबह साफ कर दूंगी। यानी एक ऐसी जगह देखती हैं और अपने बेटे को बाथरूम कराती हैं। तभी इन सभी के कानों पर दादी भी उठकर बैठ जाती है, क्योंकि 3 लोग थे, रात का वक्त था। दादी, सभी लोग बैठे हुए थे, सत्ते भी जगा हुआ था। तभी इनके कानों में आवाज पड़ती है। बहुत अजीब अजीब आवाज थी और चलने की, मानो एक साथ करीबन हजारों लोग एक साथ चल रहे हैं। यहाँ पर जो पुनिया होती है अपनी सास से कहती है कि माँ जी, ये सब कुछ क्या है? ऐसा लग रहा है हमारे घर के बाहर से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। कौन है? अरे, अभी तो रात का बहुत गहरा रही है रात, इतनी रात को कौन हो सकता है?
यहाँ पर ये दादी अपने बच्चों को बिस्तर में दोबारा कहती है कि बाहर बिल्कुल मत निकलना। अपने बेटे की बहू का भी इतना ख्याल रखती है और पोते का भी, सत्ते का भी उन्हें बिस्तर में दोबारा छुपा देती है। इनके घर से एक रोशनदान था जो गलियारा कच्चा था, उसकी तरफ वो निकला हुआ था। दादी एक स्टूल रखती है और उस रोशनदान से जब गली की तरफ देखती है तो दादी के पैर कांपने लगती है। दादी बाहर देखती है कि बहुत अजीब अजीब चेहरों वाले इंसान बाहर से गुजर रहे हैं और उनके बीच में रंगल मंगल भी हो रहा है, शादी हो रही है, बारात जैसा माहौल लग रहा है। दादी को एकदम से झट से पता चल जाता है कि ये मामला क्या होता है। धीमे से दादी उस स्टूल से नीचे उतरती है और उस रोशनदान पर अचक पाई बिल्कुल धीरे से पर्दा डाल देती है। खिड़की दरवाजे बंद करके अपनी पोते और बहू के पास बैठकर कहती है कि आवाज मत निकालना, बाहर बारात गुजर रही है। 14 यानी 13 साल का सत्य कहता है कि दादी इतनी रात को किसकी बारात? दादी मुंह पर हाथ रख लेती है। बेटा, तुम इस बारात को नहीं जानते, बाद में बताऊंगी। थोड़ा सा वक्त निकलता है, वो आवाज आने से बंद होती है। तभी दादी कहती है, सत्य, अगर तुम्हें कभी भी आगे ऐसी कोई चीज नजर आए तो कभी भी उसको देखना मत। अब भगवान ही जाने, मालिक जाने मेरे साथ क्या होगा। कहते हैं कि जिसने भूतों की बारात देखी वो जीवित कभी नहीं रहता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। अब यहाँ पर सत्य, जिसको यकीन ना हो, बहू घबरा जाती है, आसपास अपनी सास को लेकर घूमती है। कहीं पर भी कोई भी इलाज नहीं मिलता है। पति जो फौज में ही था, घर नहीं आया था, बड़ी मुसीबत थी और ये बहू बस यही प्रार्थना करती है कि भगवान मेरी सास को मत मारना, मैं इसके बिना कैसे रहूंगी। अब बातें क्या बढ़ने लगती हैं, जो यहाँ पर सत्य की दादी होती है वो पीली पड़ने लगती है। दूसरी तरफ सत्य की दादी अपने बाल फैलाकर बैठ जाया करती थी और मानो जैसे कोई पुरुष बात कर रहा हो या कोई अलग ही महिला, जवान महिला उसके शरीर में बैठकर बात कर रही हो और वो धीरे धीरे बिस्तर को पकड़ लेती है। दोस्तों, 1 महीने तक वो दादी ऐसे ही सत्य को डराती है और 1 महीने बाद वो दादी इस दुनिया से चली जाती है। उसका बेटा जो फौज में है वो भी घर नहीं आ पाता है क्योंकि कोई खैर खबर उसकी थी ही नहीं, वो कहाँ पर गया है। अब यहाँ पर ये जो सत्य की माँ होती है पुनिया, वो अपनी सास को खोकर बहुत दुख में डूब चुकी थी। वो इतनी परेशान हो चुकी थी, अब उसे अपने पति की सहानुभूति और अपने पति का साथ चाहिए था। तभी यहाँ पर उसके पति का एक दोस्त जो उसके ही साथ इस फौजदार में था, यानी जो आजाद हिंद फौज थी, इसी में ये दोनों जने थे। तो ये एकदम से सवाल करती है, भैया मेरे पति नहीं आए। वो कहता है कि भाभी मैं आपको ही तो देखने आया हूँ और तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। वो तो करीबन 15 दिन पहले ही वहां से घर आए हैं। आप क्या कह रही हो, कहाँ पर हैं भाई? यहाँ पर पुनिया कहती है कि क्या बात कर रहे हो भैया, मेरा पति अभी घर नहीं आया है। दूसरी तरफ पुनिया को अपना पति सपने में नजर आता है और वो बहुत सारी भीड़ के साथ चल रहा है और घर उसे मिल नहीं रहा है। अब पुनिया का जी घबराने लगता है, भैया आप झूठ बोल रहे हो ना, मेरे पति आपके ही साथ है ना? वो कहता है कि नहीं भाभी, वो 15 दिन पहले घर आया है, आप क्या बात कर रही हो? तो यहाँ पर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसी बातें मत कीजिए, मेरे पति का पता बताइए। वो कहता है आपको यकीन ना हो तो चलिए मैं आपको अपनी पत्नी से पूछवा देता हूँ, कहलवा देता हूँ। वो फिर भी उसके साथ जाती है। जब वहां पर जाकर इस व्यक्ति की पत्नी कहती है कि हाँ बहन, तुम्हारा पति यहाँ पर आया था लेकिन रात के वक्त यहाँ से गया था और हमने तो उसे जाने नहीं दिया, लेकिन वो जबरदस्ती जाता है कि बच्चों को देखे हुए बहुत दिन हो गए, मैं तो अब अपने घर जाऊंगा। वो मानता नहीं है। क्या वो घर नहीं पहुंचा? पुनिया के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। दरअसल 15 दिन जिस तारीख का वो जिक्र कर रहे थे, उसी तारीख को रात को पुनिया ने दोबारा वो सब कुछ महसूस किया था जो उसने अपनी सास के सामने महसूस किया था। अब पुनिया टूट जाती है। गांव वालों से यहाँ पर बातचीत करना चाहती है तो गांव वाले कहते हैं कि गांव में तो ऐसा कुछ नहीं होता, तुम गांव से थोड़ी दूर पड़ रहे हो तभी तुम्हें ऐसा सब कुछ नजर आता है। पुनिया अपने एक लौते बेटे के साथ, जवान महिला, न घर में कोई पुरुष है न कोई बुजुर्ग महिला है। पुनिया बहुत परेशान हो जाती है। अब पुनिया को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि कहीं मेरे पति उस बारात के साथ तो नहीं हो लिए,
कहीं वो भूतों की बारात मेरे पति को तो नहीं ले गई, कहीं वही तो नहीं निगल गई। अब यहाँ पर पुनिया भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान अगर मेरे पति उनके संग हैं तो जरूर वो बारात तीसरी बार आए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ, मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ। अगर वो ही नहीं है तो मेरा जीने का क्या फायदा। पुनिया ने अपने बेटे की तरफ नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा। दोस्तों यहाँ पर भगवान जैसे पुनिया की आवाज सुन ही रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पर वो आवाज फिर आती है। पुनिया भागकर रोशनदान से देखती है तो देखती है कि सच में ही वो बारात तीसरी बार इनके दरवाजे से उसी तरह से जा रही थी जैसे कोई बोल रहा हो, बातचीत कर रहा हो। पुनिया अपने बेटे को एक कमरे में बंद करती है, छोटा सा घर है, और भागकर इस दरवाजे पर जाकर इस बारात में अपने पति को ढूंढना चाहती है। कितनी डरावनी बात है, हिम्मत की दाद देनी होगी। एक महिला की कितनी हिम्मत है कि वो भूतों के बीच से अपने पति को ढूंढ रही है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पुनिया को बहुत तेज छाती की तरफ से धक्का दिया जाता है और पुनिया मानो उड़कर अपने चौक में आकर गिर गई हो, यानी जो आंगन होता है, और पुनिया बेहोश हो जाती है। पुनिया की जब आंखें खुलती हैं तो सुबह हो चुकी थी और पुनिया को वो रात का दृश्य याद आता है। जैसे ही पुनिया दरवाजा खोलती है, उसका पति उस बारात में ही था और उस पति ने उसे धक्का देकर उस दरवाजे को दोबारा लगा दिया था। पुनिया को समझ में आ चुका था कि उसके पति नहीं चाहते कि वो उसके बेटे को छोड़कर उसके साथ हो ले, यानी उसके पति के साथ कुछ ना कुछ रात के वक्त घटित हुआ था। दोस्तों इनको कोई भी अच्छा तांत्रिक और साधु नहीं मिलता है जो इनकी मदद कर सके। अब यहाँ पर पुनिया ने बारात को अपनी नंगी आंखों से देखा था। जो भूतों की बारात होती है, जो उसकी सास के साथ घटा था, वही अब पुनिया के साथ घटने लगता है। पुनिया अपने पति को याद कर 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 रोती है, नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं हूँ। पुनिया को उसका पति रात को दिखाई देता है, कहता है कि तुम्हें अपने आप को बचाना होगा, छोड़ दो इस घर को, चली जाओ इस घर से। पुनिया नहीं मानती है। पुनिया अब अपनी सास की तरह 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 की आवाजें निकालती है, रोती है। 14 साल का 13 साल का बेटा परेशान हो जाता है, माँ आपको कैसे ठीक करूं, माँ मैं आपका क्या करूं। दोस्तों करीबन पुनिया भी अब पीली पड़ने लगती है, बीमार होने लगती है और बिस्तर पकड़ लेती है। कई बार वो भागती है, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहती, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। बेटा भी डर जाता है, कोई रिश्तेदार काम नहीं आता। लेकिन दोस्तों आखिरकार में जिस चीज का डर था वही चीज हो जाती है। पुनिया इस दुनिया को विदाई दे देती है और वो इस दुनिया से चली जाती है। कुछ लोग कहते हैं पुनिया को भूतों की बारात ले गई, वो अपनी सास और अपने पति के साथ है। कहते हैं जो बारात में शामिल हो जाता है उसे मुक्ति भी नहीं मिलती है। अब यहाँ पर जो 13 साल का सत्य था, 13 साल के सत्ते को उसके यानी जो होते हैं रिश्तेदार, अब वो लेकर जाते हैं। अकेले बच्चे को कहाँ पर छोड़े। दोस्तों जब वो यहाँ से इस सत्ते को ले जाते हैं, सत्ते इस सदमे को बहुत ही मुश्किल से भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस बारात का जिक्र कुछ लोग और भी करते हैं और उन लोगों के साथ भी ऐसी ही घटनाएं घटती रहती हैं। सत्ते आगे की जिंदगी शहर में पला बढ़ता है, शहर में पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी नौकरी पकड़ता है। नौकरी पकड़ने के बाद रिश्तेदारों से अलग एक घर किराए पर लेता है। किराए पर लेते लेते ये बहुत सारा पैसा जमा करता है। अच्छी खासी नौकरी इसको मिलती है, पढ़ाई अच्छी की थी। इसके बाद यहाँ पर ये शादी करता है। शादी के बाद इसके जब बच्चे हो जाते हैं, अपना एक घर भी खरीद लेता है। घर को एक आशियाना बना कर रखता है। लेकिन इसकी आखिरी इच्छा होती है जब ये बुजुर्ग होता है, जिस सत्ते की हम बात कर रहे हैं, जब ये बुजुर्ग होता है तो बुजुर्ग होने के बाद ये कहता है कि मुझे हिमाचल में जाकर अपने उसी घर में रहना है जो घर मेरा पहले रहा करता था।
मैं आखिरी सांस उसी घर में लेना चाहता हूँ। बच्चों ने इसकी राजी को समझा। 2 बेटे थे और बेटों के भी पोते होते हैं। अब ये हिमाचल वाले घर को सही करवा लेता है बीच कोच में, यानी अच्छे से उसको सही पेंट कराता है। ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं। अब ये यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर रहते हैं। सत्य बुजुर्ग हो चुका था। घर में प्रवेश करते ही माँ की याद, दादी की याद, पिता की याद, जो एक भूतों की बारात उनके पूरे परिवार को निगल चुकी थी। सत्य अकेला रह चुका था। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन सत्य अपनी आखिरी सांसें वहीं पर लेना चाहता है जहां पर उसकी दादी ने और उसके पिता ने और उसकी माँ ने आखिरी सांस छोड़ी थी। दोस्तों, सत्य यहाँ पर रहने लगता है। रहते रहते बुजुर्ग हो चुका था। अब उसका पोता, एक बड़ा पोता, तभी रात के करीबन 11 या 11:30 ही बज रहे होंगे, तभी सत्य के कानों में आवाज पड़ती है। ऐसी ही आवाज लगती है जैसे मानो वो बारात दोबारा आ रही हो। सत्य घबरा जाता है। बड़े पोते से कहता है, खिड़की दरवाजे बंद कर दो, बाहर बारात आ रही है, भूतों की बारात है। इसके बाद सत्य का पोता कहता है कि बाबा, आपको क्या हुआ? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कौन से भूतों की बारात? बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलो मैं पड़ोस में फोन करके पूछता हूँ। जब ये लोग यहाँ पर दोबारा रहने के लिए आते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों की संख्या यहाँ पर रहने लगती है। बहुत ज्यादा इनका पड़ोस बन चुका था इनके घर के आसपास। अब यहाँ पर एक पड़ोस के लड़के से फोन कर कर पूछता है कि अरे गली में क्या शोर हो रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे कोई भाग रहा हो। तभी वो दोस्त कहता है, अरे कुछ बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं। अभी जवान बच्चे जो इधर उधर भाग दौड़ सी कर रहे थे। तभी यहाँ पर दादा के चेहरे पर, यानी सत्य के चेहरे पर जो उदासी है वो थोड़ी सी शांति में बदलती है। अब पोते को चैन नहीं होता है। दादा, आपको क्या हुआ? आपने ऐसा चेहरा क्यों बनाया? क्या बात है, हमें बताइए ना। ये कहता है कि बेटा, अच्छा हुआ ये फोन चल गए। फोनों से बहुत सारी सुविधाएं हो जाती हैं। वो कहता है कि दादा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बात क्या है? आखिरकार आप मुझे खुलकर क्यों नहीं बता रहे हो? तभी वो दादा सत्य अपनी आंखों में आंसू भर लाता है। उसकी पत्नी भी वहां पर होती है, नाती पोते भी होते हैं। वो कहता है कि बेटा, इस घर में मैं क्यों आया हूँ? मेरी माँ, मेरा पिता, मेरी दादी इस घर में, वो पूरी कहानी अपने पोते को बताता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर भूतों की बारात आती थी और उस बारात ने हमारे परिवार को छीन लिया। आज भी मुझे वही पल याद आ गया जब ये बच्चे गलियारे में भाग रहे थे। तभी तो कह रहा था कि आज के युग में जो फोन है बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ पर जो सत्य हैं वो इस दुनिया से कुछ दिन बाद अपने परिवार के साथ रहते रहते इस दुनिया से अलविदा कह देते हैं। अरे ये तो जीवन का दस्तूर है, जो आया है उसे जाना ही होगा। कोई जल्दी जाता है तो कोई देर से जाता है, लेकिन जाना सभी को जरूर है। दोस्तों, ये सच्ची घटना कभी कभी रुला भी देती है। आप सोच कर देखिए, एक ऐसे चक्कर ने, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी ने एक परिवार को खत्म कर दिया, वो भी एक नहीं। यहाँ पर जब उसकी दादी व्याख्यान करती है, यानी सत्य की दादी बताती है, तो वो कहती है कि बहुत सारे लोगों से तो आग सी निकल रही है, यानी कुछ लोग जलते हुए जा रहे हैं, कुछ लोगों से ठंडक का एहसास हो रहा है, कुछ लोग कैसे जा रहे हैं, सभी बात करते हुए जा रहे हैं। इस तरह की बातें सत्य की दादी करती है। आज सत्य भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो पोता इस दुनिया में है। और वो कहता है कि मैं जब इन बातों को सुनता हूँ तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या ऐसा हो सकता है? वो हमसे कहते हैं, 2 चैनलों को उन्होंने अपना ओपिनियन यानी अपनी राय दी है। 2 चैनल, एक ब्रेन डिमांड और एक हमारा चैनल, उन्होंने अपनी राय कहा है कि मैं ये घटना सभी के सामने रखना चाहता हूँ और राय जानना चाहता हूँ। अब हमारे चैनल पर आप लोग बहुत ज्यादा राय देते हैं, क्योंकि हम तो परिवार हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो जो हम बातें करते हैं ना, उन बातों से बहुत लोगों को सीख मिलती है। तो आपको अपनी राय जरूर छोड़कर जानी चाहिए। इन्होंने भी कहा है कि मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों ने ऐसी चीज का अनुभव किया है। क्या सच में ही भूतों की बारात होती है
या केवल ये मेरे परिवार का भ्रम था। मैं दादाजी की बातों को सुनकर हैरान हो जाता हूँ। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, पहले दादा दादी नाना नानी हमें बीते हुए वक्त के बारे में बताते थे, लेकिन अब माँ बाप इतने एडवांस हो गए हैं, माँ बाप के पास इतना काम होता है। कैसा काम? कोई नौकरी कर रहा है, माँ भी नौकरी कर रही है, तो बच्चों को वो वक्त देने के लिए नहीं मिलता है जिसमें हम बच्चों को बीते हुए वक्त की। अच्छा एक बात बताइए, पहले कहाँ सोशल मीडिया था, लेकिन फिर भी हमें गाथाएं, वीर गाथाएं, महाराणा प्रताप की कथा कहानियां सभी पता है। क्यों पता है? नल की हमें पूरी कहानी पता है, यानी पूरी घटना पता है। हमारा इतिहास हमारे बाबाओं की जुबान पर रटा हुआ है। हमारे दादा परदादा अपनी जुबान पर इतिहास को रट कर रखा करते थे। किसी पन्ने में लिखने की भी जरूरत नहीं होती थी, इतना मेमोरी पावर इतना तेज हुआ करता था। तो आज एक कमी खलती है, तो अपनी राय मैं क्यों कह रही हूँ, ताकि यहाँ पर उस पोते को कई जवाब मिल सके, उन्हें पता चल सके कि ये सारी चीजें क्या होती है। और मैं अपनी राय रखकर जा रही हूँ। अगर आप मेरी राय सुन रहे हो तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं ऐसी चीजों पर भरोसा करती हूँ, क्योंकि एक घटना करीबन 8 या 9 महीने पहले एक और ऐसी ही घटना थी, जहां पर खेतों में भूतों की बारात में कुछ लोगों का सामना होता है, उनकी खातिरदारी भी की जाती है। एक वृंदावन की सच्ची घटना, जहां पर एक संत ने भूतों की बारात को देखा, जहां उसे बहुत बर्फियां मिली, बहुत कुछ मिला, लेकिन जब उसने अपने स्वापे को घर आकर, यानी स्वापी गमछा उसे घर आकर खोला, तो उस पर हड्डियां और मांस होती हैं, जिसे वो देखकर अपने आप को कोसने लगता है। लेकिन वो परिक्रमा करते वक्त उन भूतों को कीर्तन भजन करते हुए देखता था। तो ये क्षमता भी होती है, ये वृंदावन की थी। तो मैं तो इन चीजों को मानती हूँ, आप कितना मानते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।